हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर अगर हम घूमने जाएं तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी हाँ, हमारा देश भारत जो कि सबसे अच्छा है, लेकिन आज हम आपको जिस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं वो सबसे अलग है। यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है और देश की आज़ादी में इस शहर का योगदान बहुत बड़ा है। दोस्तों, आज हम आपको मेरठ शहर के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। तो अगर आपने मेरठ को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर देखने जाएं। अपना सीट बेल्ट बांध लें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरठ शहर का इतिहास। भारत के उत्तर प्रदेश में बसा मेरठ भले ही एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस की गिनती में ना हो, लेकिन घूमने के लिहाज से ये जगह कुछ कम नहीं है। इस शहर का इतिहास रामायण और महाभारत काल से देखने को मिलता है। जी हाँ, शायद आपने आज तक भारत के शहरों को सुना होगा जिनकी कई जगह महाभारत और रामायण काल से जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेरठ भी एक ऐसा स्थान है जिसका इतिहास किताबों में देखने को मिलता है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि मेरठ को त्रेता युग में मय नाम के एक असुर ने बसाया था और उस समय शहर को मय राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। यही नहीं, 1857 की क्रांति में मेरठ शहर का काफी योगदान रहा। घूमने के लिए इधर से उधर जाने से अच्छा है कि आप मेरठ की इन जगहों को एक चक्कर लगा कर आएं। मेरठ का इतिहास भारत के इतिहास में गहराई से निहित है। इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति 8वीं से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व की अनगिनत ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही है। प्राचीन इतिहास और महाभारत के समय के अवशेष हस्तिनापुर में पाए गए, जो कि मेरठ से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर है। मेरठ अशोक साम्राज्य और उसके बाद मौर्य शासन के अधीन था। सरधना, हरिद्वार, गुरुमुक्तेश्वर जैसे अन्य ऐतिहासिक शहर मेरठ से 100 किलोमीटर के दायरे में हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान मेरठ ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध की शुरुआत मेरठ के छावनी में हुई। दोस्तों, मेरठ शब्द की व्युत्पत्ति संभवतः माया राष्ट्र ली गई है, जो कि मंदोदरी, रावण की पत्नी के पिता मयासुर से संबंधित थी। मेरठ को हस्तिनापुर के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। महाकाव्य महाभारत का सर्वोत्कृष्ट स्थल। इस काल के अवशेष और अवशेषों से यह सिद्ध होता है कि यह क्षेत्र कौरवों और पांडवों की राजधानी थी। चूंकि मेरठ इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर के बीच है, इसलिए यहाँ रामायण काल के कई स्थल हैं। इनमें से कुछ के नाम हैं गंगोल और बलानी, जो मेरठ के पास स्थित है। शहर में शिव मंदिर आदि है। मेरठ 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य का एक गढ़ था। जामा मस्जिद के पास बौद्ध अवशेष अशोक काल के समय के हैं। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ का उत्खनन मेरठ में हुआ और बाद में इसे यहाँ स्थापित किया गया। मध्ययुगीन काल के दौरान मेरठ पर मोटे तौर पर दिल्ली और बुलंदशहर के राजा का शासन था, जिसके शासन के दौरान मेरठ में प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किया गया। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मेरठ पर आक्रमण किया। 1398 में मेरठ तुर्की मंगोल शासक तैमूर के हमले में आ गया। उनके हमले ने उत्तर भारत में बहुत तबाही मचाई। वो मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के 1 लाख से अधिक स्थानीय लोगों को बेरहमी से हत्या करने के लिए जाने जाते थे। कुछ समय के लिए मेरठ स्थानीय अफगान शासन के अधीन था। प्रारंभिक आधुनिक काल में मेरठ दिल्ली के शासकों के अधीन आ गया। इस अवधि के दौरान मेरठ में शांति और अर्थव्यवस्था में विकास देखा गया। 1556 से 1605 के बीच अकबर के शासनकाल में सड़कें बिछाने के साथ साथ सिक्के भी डाले जा रहे थे। औरंगजेब के शासनकाल में मेरठ पर मुगल कब्जे का अंत हुआ, तो तब सैयद, जाट और गुर्जर जैसे स्थानीय सरदारों का अधीन आ गया। 18वीं सदी के अंत तक मेरठ पर जाटों का कब्जा था। मेरठ जिले के कुछ हिस्से अंग्रेज शासक वॉल्टर रेनहार्ड्स के शासन में आ गए, जिन्होंने उस समय सरधना पर शासन किया। अंग्रेजों ने तब तक भारत में अपनी पकड़ स्थापित कर ली थी और अंग्रेजों ने 1803 में मेरठ में छावनी की स्थापना की। मेरठ में रेजिमेंटल बच्चों के लिए स्कूल, पार्क और चर्चों, अधिकारियों के बंगलों की स्थापना जैसी कई विकासात्मक योजनाएं चलाई गईं, जिससे उनको लाभ हुआ और शहर पर एक जमाना हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। दोस्तों, मेरठ भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध से लोकप्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। सिपाही विद्रोह, जैसा कि इसे लोकप्रिय रूप से कहा जाता है, शुरुआत यहाँ मेरठ छावनी में हुई, जिसे 1803 में ब्रिटिशों द्वारा स्थापित किया गया। शैतानी कानूनों, दमनकारी नियमों की एक श्रृंखला के बाद भारतीय ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह करने के अवसर की प्रतिष्ठा कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सैनिकों या सिपाहियों को काली पलटन कहा जाता था। इस समय के दौरान अंग्रेजों ने नई तरह की राइफल पेश की थी, जिसे 1853 की एनफील्ड राइफल्स कहा जाता था। राइफलों को लोड करने से पहले सैनिकों को पाउडर छोड़ने के लिए कारतूसों को काटना पड़ता था। कागज के कारतूसों को कसकर बांधा जाता था और या तो गोमांस से प्राप्त चर्बी या सुअर के मांस से प्राप्त
चर्बी का उपयोग करके पहले से चिकना किया जाता था। इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। सबसे बढ़कर उन्हें अक्सर ताना मारा जाता था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो उनका धार्मिक दर्जा खत्म हो जाएगा। इन कारतूसों के प्रयोग से पूरे भारत में सैनिकों में काफी उथल पुथल मच गई। युद्ध छिड़ने का एक प्रमुख कारण मेरठ में सिपाही नामक भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया विद्रोह था। इस समय के दौरान अंग्रेजों ने एनफील्ड बमों का उपयोग शुरू किया, जो आमतौर पर चर्बी या गोमांस वसा के साथ पूर्व चिकनाई वाले कागज के कारतूस थे। अग्नि अभ्यास के एक सत्र के दौरान भारतीय सैनिकों ने चर्बी लगे कारतूसों को काटने से इनकार कर दिया। इसके कारण उन्हें कारावास और कुछ अन्य लोगों का कोर्ट मार्शल करना पड़ा। कार्रवाई से क्रोधित होकर कुछ दिनों के बाद भारतीय सैनिकों ने ड्यूटी से बाहर जाने का निर्णय लिया, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया। मेरठ क्रांति आंदोलन के नेता कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने जेल के दरवाजे खोल दिए और लगभग 900 कैदियों को मुक्त कर दिया। 50 ब्रिटिश अधिकारियों और उनके परिवारों को भी मार डाला। इसने देशव्यापी हलचल को चिन्हित किया और बड़ी संख्या में सैनिकों के दिल्ली की ओर मार्च करने के साथ साथ प्रसिद्ध दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हुआ। मेरठ षड्यंत्र केस। विवादास्पद मेरठ षड्यंत्र का मामला 1929 में रेलवे हड़ताल का आयोजन करने वाले ट्रेड यूनियन वादियों के खिलाफ बनाया गया था। इसमें 32 आरोपियों में 3 अंग्रेज शामिल थे। इस मामले का फैसला 1933 में हुआ और कुछ आरोपियों को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई गई। हालांकि आपातकालीन मामले में प्रत्येक आरोपी की सजा कम कर दी गई और कुछ को रिहा कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद बहुत सारी विकासात्मक गतिविधियां हुई हैं और समग्र रूप से इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए कुछ किया गया है। मेरठ ने उस जिले का उपनाम ग्रहण किया जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। अतीत में कई धार्मिक दंगे और हमले हुए हैं, जिनमें 1982 में हिंदू मुस्लिम दंगे, 84 में हिंदू सिख दंगे और 1987 में हाशिमपुरा नरसंहार भी शामिल है। मेरठ में घूमने वाली जगह। औगामठ टेम्पल। दोस्तों, मेरठ के बाबा औघड़नाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है। यहाँ हर साल महाशिवरात्रि के दिन लाखों की संख्या में शिव भक्त भोलेनाथ की पूजा करने के लिए आते हैं। वैसे इस मंदिर की स्थापना कब और कैसे हुई, इसका कोई निश्चित समय अभी तक नहीं मालूम पड़ा। जानकारी के लिए बता दें कि मेरठ की देखने लायक जगहों में औघड़नाथ शिव मंदिर काफी अहम माना जाता है। इस मंदिर को खाली पलटन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि मंगल पांडे और उनके साथियों का 1857 की क्रांति के आगाज की शुरुआत यही काली पलटन मंदिर से हुई थी। हस्तिनापुर। 48 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर को कुरु जनपद की राजधानी और हस्तिनापुर जैन धर्म की नगरी माना जाता है। बता दें, तीर्थंकरों में शांतिनाथ, कुंतुनाथ और अरहान नाथ का जन्म, दीक्षा और कैवल्य को यहीं ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ उल्टा खेड़ा के नाम से फेमस विदुर का टीला भी है, जिसमें मुगल काल के अवशेष रखे हुए हैं। इसके अलावा हस्तिनापुर में जैन मंदिर, प्राचीन पांडेश्वर मंदिर, द्रौपदेश्वर मंदिर और कर्ण मंदिर देखने लायक जगहों में आते हैं। वहीं ये जगह सिख धर्म के लिए भी खास मानी जाती है। संग्रहालय। अगर आप इतिहास को जानने में रुचि रखते हैं और भारत के गौरवशाली इतिहास से परिचित होना चाहते हैं तो मेरठ यात्रा के दौरान आप मेरठ के संग्रहालय विजिट करने जरूर जाएं। मेरठ का संग्रहालय मेरठ का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यहाँ पर आपको महाभारत काल के कई ऐसे साक्ष्य देखने को मिलेंगे जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि टीवी सीरियल में देखने वाले महाभारत की कहानी न केवल कहानी है बल्कि भारत का गौरवशाली इतिहास है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कई जानकारियां आपको मिलेंगी और स्वतंत्रता सेनानियों के कई ऐसे सामान आपको मिलेंगे जिससे आपको उन पर गर्व महसूस होगा। विल्वेश्वर मंदिर। मेरठ में स्थित विल्वेश्वर मंदिर मेरठ का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसके साथ ही एक पवित्र धार्मिक स्थल है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 1820 ईस्वी में मराठा शासकों द्वारा कराया गया था। मंदिर के अंदर शिवलिंग को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर तांबे के कलश को चढ़ाया गया है। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही खूबसूरत है। मंदिर के आसपास का वातावरण पर्यटकों को मोहित करता है। मंदिर के पास में एक बहुत ही बड़ा संस्कृत महाविद्यालय भी है जहाँ पर बच्चों को संस्कृत में शिक्षा दी जाती है। सरधना का पांडव मंदिर। दोस्तों, सरधना का पांडव मंदिर मेरठ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये मेरठ के मुख्य शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण महाभारत के 5 पांडव पुत्रों ने किया जब वे हस्तिनापुर से लक्षागृह की तरफ जा रहे थे। उसी समय उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करके यहाँ पर भगवान शिव जी और उनकी शिवलिंग की स्थापना की। मंदिर में श्रद्धालुओं की हर दिन भीड़ रहती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी श्रद्धालु सच्चे दिल से यहाँ पर आकर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क। फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क मेरठ में शहरी जीवन की शोर शराबे से दूर आराम करने के लिए शानदार पर्यटन स्थल है। अपने परिवार व बच्चों के साथ मनोरंजन में समय बिताने के लिए फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क में मेरठ में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। अगर आप गर्मियों के मौसम में मेरठ घूमने आते हैं तो गर्मी से राहत पाने के लिए फैंटेसी वर्ल्ड वाटर पार्क घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ पर रोमांचकारी पानी के सवारी का आनंद ले सकते हैं। ये वाटर पार्क सुबह 10:30 बजे से 6:30 बजे तक खुलता है। यहाँ पर वयस्कों के लिए प्रवेश शुल्क 500 रुपए लगता है। शनिवार रविवार के दिन 100 रुपए अतिरिक्त देने पड़ते हैं। शाहपेर मेरठ में स्थित एक दरगाह है जो पर्यटन की दृष्टि से पर्यटकों के बीच में प्रसिद्ध है। इस दरगाह का निर्माण 1628 ईस्वी में मुगल काल के दौरान रानी नूरजहां ने करवाया था। ये दरगाह जहांगीर के शिक्षक हजरत शाह पीर को समर्पित है।
जो रानी नूरजहां के सलाहकार भी थे। स्मारक को लाल पत्थर से बनाया गया है, जिसके चारों ओर 4 खंभे स्थित हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत दृश्य उत्पन्न हो जाता है। विदुर का टीला। विदुर का टीला मेरठ में स्थित खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। यह टीला 55 से 60 फीट ऊंचा है। कहा जाता है महाभारत के समय इस किले में विदुर नाम के एक बुद्धिमान विचारक रहा करते थे। कहा जाता है वे लोगों के बीच में काफी ज्यादा प्रख्यात थे। जो लोग अपनी किसी भी समस्या को हल करने में असमर्थ रहते, दूर दूर से इनके पास सलाह लेने के लिए आते। ये टीला सूर्यास्त के समय खूबसूरत दृश्य उत्पन्न करता है। इसके आसपास का शांत वातावरण पर्यटकों को यहाँ पर मंत्रमुग्ध कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए बस ऐसे ही। कैसा लगा आपको हमारा एपिसोड? कमेंट सेक्शन में नीचे आकर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए शुक्रिया।